मैं राजेंद्र कुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में विलियन पार्ट के अंतर्गत बाष्प दाब और राउल्ट्स के नियम और उस पर आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि बाष्प दाब क्या होता है। बाष्प दाब को अंग्रेजी में वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर्स प्रेशर, वेपर्स का मतलब है वाष्प और प्रेशर का अर्थ दाब। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। हम जानते हैं कि जो भी द्रव होता है तो द्रव में के जो अणु होते हैं उनकी जो टोटल गतिज ऊर्जा होती है वो निश्चित रहती है, परंतु जो द्रव जिनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है वो अपने सरफेस को छोड़ करके वाष्प में जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु जिनकी गतिज ऊर्जा कम होती है तो वो उतनी जल्दी से वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। सपोज कीजिए ये एक बर्तन जिसमें हमने कोई विलायक भर रखा है, जल भर रखा है। ये कोई विलायक है और इस विलायक में ये बर्तन है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में जो है विलायक भरा हुआ है। अब इसमें से जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो वो अपने सरफेस को छोड़ करके वाष्प में चेंज हो जाते हैं। अगर हम इस कंटेनर को यदि बंद कर दें, किसी बंद कंटेनर में करें और इस बंद कंटेनर में यदि कोई विलायक भर दें, ये कोई हमने कंटेनर में एक बंद कंटेनर है, इस बंद कंटेनर में हमने कोई विलायक भर दिया। यदि हम इसको टेम्परेचर दें, नीचे से हीट करें, तो जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा कम है वो वाष्प में एकदम परिवर्तित नहीं होंगे, परंतु जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है वो वाष्प में परिवर्तित होंगे और वाष्प उठ करके ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही वाष्प ऊपर की तरफ उठेगी तो वाष्प जो है वो द्रव की ऊपरी सतह पर एक दाब डालेगी, जिसे हम वाष्प दाब कहेंगे। तो द्रव, ये कंटेनर की जो वाष्पें हैं ये बर्तन के ऊपरी छत से टकराएंगी और वहाँ पर ये वाष्पें द्रवित हो जाएंगी, मीन कंडेंस हो जाएंगी। जैसे वाष्पें कंडेंस होंगी तो ये वाष्प जो द्रव है वो वापस नीचे की सरफेस पाएगा। नीचे से हम बर्तन को गर्म कर रहे हैं, इससे द्रव ऊपर की ओर जाएगा। तो जो द्रव है जिसको नीचे से गर्म किया जा रहा है, ऊपर से कंटेनर हमारा सील है, बंद है, तो पहले वाष्पें जो हैं द्रव की सतह पर दाब डालेंगी, जिससे वाष्पें बनती रहेंगी और वो वाष्पें जो होती हैं द्रव की सतह से टकरा करके पुनः द्रव में चेंज होती रहेंगी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि दो प्रोसेस हमारे इस प्रक्रम में चलेंगे, एक वाष्पन, दूसरा कंडेंसेशन। एक होगा वाष्पन प्लस संघनन। कंडेंसेशन को हिंदी में कहते हैं संघनन। तो ये दो प्रक्रम चलते रहते हैं। इस प्रकार से द्रव ऊपर की तरफ जाता रहता है, वाष्पें जो है कंडेंस होकर के वापस आती रहती हैं। तो द्रव और इनकी वाष्प के बीच में एक अवस्था आ जाती है जिसे हम कहते हैं साम्यावस्था, जिसे हम कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था का अर्थ होता है कि जिस पर द्रव की वाष्पें और ऊपर से जो द्रव कंडेंस होकर के द्रव में वापस आ रहा है उसकी जो स्थिति है वो एक समान हो जाए। तो वाष्प दाब को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी द्रव और उसकी वाष्प के बीच साम्य की अवस्था में वाष्प का द्रव पर दाब
जो वाष्प में ऊपर को उठ रही हैं वो उसकी ऊपरी सरफेस पे जो दाब डाल रही हैं वो उसका क्या कहलाएगा, वाष्प। तो इस प्रकार से हम वाष्प दाब को इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी द्रव और उसकी वाष्प के बीच साम्य की अवस्था में वाष्प का द्रव पर दाब, यानी जो भी वाष्प द्रव की सतह पर दाब डालती है उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। अब वाष्प दाब के बाद यदि हम इसमें वाष्प दाब को देखें, अगर हम इसमें कोई भी आवासशील पदार्थ मिला लें या कोई और दूसरे पदार्थ मिला लें तो वाष्प दाब में क्या परिवर्तन हम देखेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक प्योर, किसी भी पात्र में एक प्योर सॉल्वेंट है। ये कंटेनर हमारे पास है, एक बर्तन, इसमें एक पदार्थ हमने प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मतलब शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक सपोज कीजिए ए है, अब हमने इसमें कोई पदार्थ, एक दूसरा पदार्थ मिला लिया, सपोज कीजिए इसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया हमने पीवी। तो ये जो पीवी होता है ये दो तरीके का हम डाल सकते हैं। एक जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर दो तरीके का हो सकता है। कैसे? एक फर्स्ट होता है वोलेटाइल, जिसे हम कहते हैं वाष्पशील, और एक होता है नॉन वोलेटाइल, जिसे कहते हैं अवाष्पशील। तो वाष्पशील का मतलब खुद उसकी वाष्प बनेंगी। तो जो वाष्पशील द्रव होते हैं, अगर किसी भी विलायक में, किसी भी शुद्ध विलायक में कोई भी आवासशील पदार्थ अगर हम मिलाएं, अगर आवासशील पदार्थ मिलाते हैं, सपोज कीजिए इसमें एक आवासशील पदार्थ हम बी मिला रहे हैं, एक आवासशील पदार्थ हमने क्या मिला दिया, बी मिला दिया। तो बी के मिला देने से बाहरी सतह का, यानी कि सबसे ऊपरी सतह के कुछ अणु विलायक बी के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। जब कुछ अणु बी के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे तो इस पर जो ए के अणु जो हैं उसमें अणुओं की संख्या जो है कम हो जाएगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऊपरी सतह है उसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, और जब हम इस विलायक को गर्म करेंगे तो इसके गर्म करने से जो इसकी वाष्प बनेंगी वो उसके मुकाबले में कुछ कम बनेंगी। तो इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी कब होती है? जब किसी भी शुद्ध विलायक में, जब किसी भी शुद्ध विलायक में अगर कोई भी आवासशील पदार्थ हम मिला दें तो उससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन भी कहते हैं। अब वाष्प दाब का अवनमन, इसको अगर हम समझें तो इससे पहले हम समझते हैं कि राउल्ट्स का नियम क्या है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, सपोज कीजिए शुद्ध विलायक हमारे कंटेनर में है, तो राउल्ट्स कहते हैं कि अगर कोई भी विलयन है, अब इसमें हमने एक दूसरा पदार्थ और ऐड कर लिया, सब इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड कर लिया। सॉल्यूट दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है? वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही हम सॉल्यूट मिलाएंगे तो इन दोनों से रिजल्ट बनेगा सॉल्यूशन। इससे पूर्व वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन जो विलयन होता है
वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अगर प्योर सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट हमने मिलाया और सॉल्यूट जो है उसकी बिहेवियर यानी उसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो सकती है, वाष्पशील हो सकती है और अवाष्पशील हो सकती है। यदि हम अवाष्पशील की बात करें तो राउल्ट्स क्या कहते हैं, राउल्ट्स के नियम अनुसार कि किसी भी विलयन का जो वाष्पदाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जो विलयन है उसका जो वाष्पदाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब जैसे पी ए इजिकल टू एक स्थिरांक और एक्स है, इसे हम जीटा से कहते हैं, जीटा ए, इसको हम कौन सा शब्द बोलते हैं, जीटा बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि जो विलयन होता है तो विलयन में जो विलयन होता है, विलयन में विलय और विलायक दोनों के मोलंश का जो मोलंश होते हैं यानी दोनों के जो मोल प्रभाज होते हैं उनका योग जो होता है एक होता है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास केवल प्योर सॉल्वेंट ए है हमारे पास तो एक्स, इसका मतलब है कि एक्स पी जो है वहाँ पर जीरो होगा। जब एक्स पी जीरो होगा तो एक्स जीटा ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि k इजिकल टू, यदि एक्स ए की वैल्यू यहाँ रख दें तो पी ए इजिकल टू हो जाएगा k जो एक कांस्टेंट था अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, पी ए हो गई। इसका मतलब है कि ए का जो है जो भी सॉल्वेंट हमने लिया उसका आंशिक दाब, अगर शुद्ध अवस्था में इसे माने तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पी ए नॉट इजिकल टू के। यदि के की वैल्यू को इस सूत्र में सबमिट करें तो हमारा फार्मूला निकलेगा पी ए इजिकल टू पी ए नॉट एक्स। इसका क्या अर्थ है, वो कह रहे हैं कि किसी भी शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब होता है यानी जो विलायक है उसका जो वाष्पदाब है उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि इसमें इस टाइम ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी जो है हम दूसरा सॉल्यूट हमने ऐड नहीं किया है। अगर हम बी की बात करें तो इसी प्रकार से पी वी नॉट और एक्स पी हो जाएगा। तो किसी विलायक का जो वाष्पदाब होगा उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये राउल्ट्स का नियम ये जो राउल्ट्स का नियम है ये आवासशील पदार्थों के लिए। अगर हम ये वाष्पशील पदार्थों के लिए लागू करें तो राउल्ट्स का नियम अगर हम देखें तो राउल्ट्स का जो नियम है वो राउल्ट्स का नियम है कि अगर कोई भी विलयन, किसी भी विलयन का जो आंशिक दाब होता है, अब विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। तो विलयन का जो आंशिक दाब होता है उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये अभी हमने इससे पहले बताया है कि पी ए समानुपाती होता है एक्स ए के, और उसी प्रकार से पी ए बराबर हो गया पी नॉट ए एक्स ए, या जीटा ए भी कह सकते हैं इसको हम। और दूसरे के लिए अगर पी वी लिखें तो ये हो जाएगा पी वी नॉट और एक्स वी। तो राउल्ट्स का नियम यानी जो राउल्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो तरीके से इस नियम को एक्सप्लेन किया है। एक विलय के लिए अर्थात द्रव विलयनों के लिए, और एक ठोस और द्रव विलयन के लिए। द्रव विलयन के लिए जो वाष्पदाब होता है इसका अर्थ है कि जो सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी फेस कैसी है, लिक्विड है। और जो सॉल्यूट है, इसकी फेस भी यानी ये भी लिक्विड फेस का है। तो
द्रव बिलियन के लिए अगर हम बिलियन का कुल बाजदाब की बात करें तो बिलियन का जो कुल बाजदाब बैठता है, यानी दोनों को यदि इन दोनों को जोड़ दें तो PT या टोटल कह सकते हैं, टोटल पेपर प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB के। किसी भी बिलियन का जो कुल बाजदाब होगा A, यानी जो विलायक A है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका बाजदाब, और जो सॉल्यूट B है ये उसका बाजदाब के बराबर होगा। यदि इनके वैल्यू को इसमें शिफ्ट कर दें तो हमारे फार्मूला बन जाता है P नॉट जीटा A प्लस PV नॉट जीटा B। ये हो जाता है PT बराबर। ये राउल्ट्स का नियम द्रव विलायक के लिए लिया गया है, जिसमें यह द्रव जिसमें विलय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में लिए गए हैं, उनके लिए राउल्ट्स का नियम अप्लाई किया गया है। इस पर आधारित अभी हम आगे के प्रश्न बाद में हल करेंगे। अब हम एक ऐसे बिलियन की बात कर रहे हैं जिसमें एक जो सॉल्यूट है वो सॉलिड अवस्था का है और जो सॉल्वेंट है वो द्रव अवस्था में है, और सॉल्यूट भी कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अर्थात नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है अवाष्पशील। अब अवाष्पशील का अर्थ यह है कि उसकी वाष्प तो खुद बनेगी नहीं। जब वाष्प नहीं बनेगी तो जो कुछ भी वाष्प होंगी वो केवल शुद्ध विलायक की ही होंगी। तो शुद्ध विलायक की वाष्प होंगी, तो इसके लिए अगर हम राउल्ट्स का रूल PT बराबर हो जाएगा P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। अब सॉल्यूट के लिए सपोज कीजिए इसको हमने PB मान लिया, इसको हमने PA मान लिया, तो जब ये इसकी वाष्प नहीं बनेंगी तो इसका मतलब है इसका जो बाजदाब होगा वो जीरो हो जाएगा। जब इसका बाजदाब जीरो हो जाएगा तो PA नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो PT इजिकल टू हो जाएगा PV नॉट XB। PV नॉट XB हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जीटा A प्लस जीटा B इजिकल टू होता है 1। अगर जीटा B को रखें तो 1 माइनस जीटा A। अगर इस वैल्यू को इस फार्मूले में अप्लाई करें तो PT इजिकल टू हो जाएगा PV नॉट 1 माइनस जीटा A। PT इजिकल टू हो गया PV नॉट माइनस PV नॉट XA। PV नॉट माइनस PT इजिकल टू हो गया PV नॉट XA। अगर हम इसको इसके नीचे लिखें या हम इसको देखें, PV नॉट का मतलब क्या है, शुद्ध विलायक का बाजदाब। ये शुद्ध विलायक का बाजदाब, ये कौन है, PT मतलब विलियन का बाजदाब, और बराबर हो जाएगा PV नॉट और जीटा A। अगर इसको इसके नीचे लिखें तो हम लिख सकते हैं PV नॉट PT अपॉन PV
नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। ये कहलाता है वाष्प दाब अवनमन। पीवी नॉट मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में, जैसे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में यदि हम कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो जो विलयन तैयार होगा उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। ये हमें सूत्र से दिखाई देता है। तो इस सूत्र से हमें दिखाई देता है कि पीवी नॉट माइनस पीटी, और यदि हम इसको पीवी नॉट शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग कर दें तो इससे बन जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस प्रकार से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का अगर हम फार्मूला निकालें, वाष्प दाब अवनमन अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब अवनमन मतलब पीवी नॉट माइनस पीटी अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीवी बराबर हो जाता है एक्स से। एक्स से मीन जीटा ए, इसे हम कहते हैं विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश या मोल प्रभाज कह सकते हैं इसे हम, मोल अंश। तो आवासशील पदार्थों के लिए राउल्ट के नियम को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलय के मोल अंश। तो हमने देखा कि राउल्ट्स के जो नियम, दो नियम हैं। राउल्ट्स का पहला नियम था जो वाष्पशील पदार्थों का था, तो वाष्पशील पदार्थों के लिए जो राउल्ट्स का नियम सिद्ध होकर के आया, हमने देखा अभी हल करा, तो पी बराबर होता है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी वी नॉट जीटा बी। ये हो गया वाष्पशील पदार्थों के लिए। वाष्पशील पदार्थों के लिए अब हम जानते हैं कि जो मोलंश होता है वो क्या होता है। तो मोलंश के बारे में हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मोलंश होते हैं विलय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। मोलंश दो प्रकार का मोलंश हो सकता है, विलय का मोलंश, विलय का मोलंश जीटा ए बराबर विलय के मोल अपॉन n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बिलियन में कुल मोलों की संख्या। बिलियन में तो इसका मतलब है बिलियन में, अब बिलियन किस किस से मिलकर बना है? बिलियन मिलकर के बना है विलय से और विलायक से, विलय प्लस विलायक। इसका मतलब है कुल मोलों की संख्या का मतलब होता है कि उसमें विलय के मोल भी होंगे और विलायक के मोल भी होंगे। इसी प्रकार से विलायक का मोल अंश होता है विलायक का मोल अंश। विलायक का मोल अंश बराबर हो जाता है XV, बराबर हो जाता है N अपॉन N प्लस कैपिटल N। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन
टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ पर इन फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो Pt इज इक्वल टू हो जाएगा Pa नॉट XA के स्थान पर हम लिख सकते हैं N अपॉन N प्लस कैपिटल N प्लस PV नॉट, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं N अपॉन N प्लस कैपिटल N। इस तरीके से भी हम इस सवाल को लिख सकते हैं, जिस पर आधारित हम कैलकुलेशन करेंगे। और अभी वाष्पशील पदार्थों के लिए जो फार्मूला हमने अवाष्पशील पदार्थों के लिए लिखा है उसके आगे भी सूत्र बढ़ाते हैं। अवाष्पशील पदार्थों के लिए था P नॉट Pt बराबर था N अपॉन N प्लस कैपिटल N। अब N मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या होती है विलय का भार अपॉन विलय का आणविक द्रव्यमान या विलय का अणु भार। इसी प्रकार से विलायक के मोलों की संख्या बराबर होती है विलायक का भार अपॉन विलायक का आणविक द्रव्यमान या अणु भार। तो यदि इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो ये बन जाता है W अपॉन M अपॉन W अपॉन M प्लस W अपॉन M। अब ये भी W अपॉन M है और ये भी W अपॉन है, तो हमने इस विलायक के मोलों के लिए, यानी विलायक के जो मोल अंश है, जो विलायक के जो मोल हैं उनके लिए हमने कैपिटल W और कैपिटल M मतलब थोड़े से बड़े साइज में इसको प्रदर्शित कर लिया ताकि हमें इस बात में डिफरेंस रहे। अब हम जानते हैं, यदि हम इस सूत्र को सिंपल करना चाहें तो अगर हम जानते हैं कि जो विलय के जो मोल होते हैं वो विलायक की तुलना में कम होते हैं, तो विलय के मोल यानी स्मॉल n जो होते हैं, जो कैपिटल N है वो ज़्यादा होता है किससे, स्मॉल n से। तो यदि हम इसको इन स्मॉल n को इसके मुकाबले में नेगलेक्ट कर दें तो हमारा एक और फार्मूला तैयार होकर आ जाएगा, और वो फार्मूला होगा PV नॉट माइनस PT अपॉन PV नॉट बराबर हो जाएगा W अपॉन M और W अपॉन M। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं W अपॉन M और इंटू M। यदि हमें बाजदाब के आपेक्षिक अवनमन से मोललता सा संबंध निकालना हो, सपोज कीजिए बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन मोललता से संबंध निकालना हो, तो हम इसी फार्मूले को मोललता में भी चेंज कर सकते हैं। PV नॉट माइनस PT अपॉन PV नॉट इज इक्वल टू आता है W अपॉन M W अपॉन M। अब प्यारे बच्चों, अगर हमें बाजदाद से संबंधित और मोललता से संबंधित कोई भी सवाल अगर हमें हल करना हो तो हम इस सूत्र को केवल हम 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने से हमें कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, मगर हम जानते हैं कि जो मोललिटी होती है, मोललिटी जिसे हम मोललता कहते हैं, वो होती है W अपॉन M इंटू बड़ा W इंटू 1000 ग्राम में। यदि हम देखें तो ये मटेरियल इतना हिस्सा हमारा मोललता का बन जाता है। W, ये जो W है ये विलय का द्रव्यमान है ग्राम में, ये विलय का आणविक द्रव्यमान है, और ये विलायक का द्रव्यमान है किलोग्राम में है। और ऊपर हमने 1000 से गुणा करके, क्योंकि हमने इसे यहाँ से भाग करा है तो ऊपर 1000 पहुँच गया, तो W जो हम लेते हैं ये किलोग्राम में लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे पास एक सूत्र तैयार फिर हो जाता है, PV0 माइनस PT अपॉन PV0 इजिकल टू आती है मोललता, क्योंकि हम मोललता को डोनोटेट करते हैं M से, तो मैं यहाँ पे मोललता को ऐसे लिख दे रहा हूँ, मोललिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। इस सूत्र के माध्यम से हम किस बाष्पदाब का अवनमन, बाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन और मोललता से संबंधित कोई भी सवाल आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब हम एक सवाल आपको बता रहे हैं और उस सवाल को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, अब हम इसी पर आधारित एक अंक के प्रश्न को हल करते हैं। अंक के प्रश्न है, शुद्ध बेंजीन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब दे रखा है, यानी शुद्ध का मतलब क्या है, प्योर अवस्था में बेंजीन है। तो प्योर बेंजीन है, प्योर बेंजीन इस तरीके से लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इजिकल टू में दे रखा है 639.7 mmHg तथा एक विलय का बेंजीन में विलयन का वाष्पदाब, यानी उसमें एक विलय पदार्थ उसमें घोल रखा है और घोलने के बाद जब किसी भी विलायक में कोई विलय हम घोल देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। और वो कह रहे हैं कि विलयन का जो वाष्पदाब है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इजिकल टू हो जाता है 631.9 mmHg। तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो हम इसको, अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि प्योर अवस्था में, जो प्योर अवस्था में बेंजीन का वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब, इसको PS लिख लीजिए, अपॉन शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब बेंजीन का, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू हो जाता है W अपॉन M इंटू W इंटू M। ये ग्राम में लेते हैं, ये ग्राम में लेते हैं। अब क्योंकि अब हमें कैलकुलेट करनी है मोललिटी, और मोललिटी का फार्मूला होता है, जो मोललता होती है, मोललिटी W ग्राम में अपॉन M इंटू बड़ा W ग्राम में इंटू 1000। तो इस फार्मूले को बनाने के लिए हमने क्या करा, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये फार्मूला मोलरिटी का हमारा तैयार हो गया। तो P0 की अगर हम वैल्यू देखें तो 639.7 माइनस सॉल्यूशन का वाष्पदाब हमें दे रखा है 631.7 अपॉन P0 दे रखा है 639.7 इजिकल टू, इसकी जगह मोलरिटी के लिए M लिख दिया हमने, इनटू अब सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के रूप में कौन है, प्योर बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र होता है C6 और S6। और अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो 12×72 प्लस 6 इजिकल टू आता है 78। तो इसका मोलर मास आ गया हमारे पास 78 अपॉन 1000। अब इसको हम सोल्व करते हैं। छः सौ 631.7 0800 8/639.7 इजिकल टू हो जाएगा M इंटू 78/1000 और M इजिकल टू हो गया 8 इंटू 1000/639.7 इंटू 78। पॉइंट हटा के 0,
और इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.1567। तो प्यारे बच्चों, रोक दी जी एक सेकंड। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बाशदाब और राउल्ट के नियम, बाशदाब क्या होता है और राउल्ट का नियम आवासशील द्रव्यों के लिए और बाशशील द्रव्यों के लिए उन पर आधारित सवाल, यानी उन पे किस प्रकार से उन पर अप्लाई किया गया, उनके क्या फार्मूले हमने निकाले, मोललता से उसका क्या संबंध निकला, और उस पर आधारित एक अंकीय प्रश्न ये हमने हल किया है। और बाकी जो और चैप्टर में जो मटेरियल है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।